कविता मुंबई के इस 20वें अंक में आप सभी का स्वागत है। एक एक कर 20 कड़ियां हो गई। और जैसा कि आप जानते हैं, सितंबर के महीने में पिछले साल मुंबई यूनिवर्सिटी में एक बड़ा कविता का उत्सव आयोजित किया गया था, कविता मुंबई 2024 नाम से। और करीब 50 से ज्यादा कवि उसमें उपस्थित हुए थे। कुछ बाहर से भी आए थे, दो चार। और बहुत सफल कार्यक्रम रहा था। 10 उसमें सत्र हुए थे और विचार सत्र भी थे, वक्तव्य भी बहुत से हुए थे, पैनल डिस्कशन थे। और अब तो खैर उस पर एक किताब बहुत जल्दी छपने वाली। उस किताब का संपादन और प्रूफ रीडिंग वगैरह पूरा हो चुका है। और उसके बाद ही हम लोगों ने तय किया कि एक ऐसा हफ्तावार कार्यक्रम किया जाए, कविता मुंबई एक चैनल बनाया जाए। ये विचार जो है हमारा और आदरणीय हृदेश मैंग जी जो है यहाँ के वरिष्ठ साहित्यकार हैं मुंबई के, और डॉक्टर भूवनाथ पांडे जो मुंबई यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहे, पिछले मई में ही रिटायर हुए हैं। तो ये हम तीनों का एक प्रयास है कि भारत के अलग अलग क्षेत्रों से कवियों को जोड़ा जाए और हफ्ते में एक बार कम से कम एक रचनात्मक कार्यक्रम हो। आज हमारे बीच कविता पाठ के लिए उपस्थित हैं गया से आदरणीय चाहत अनवी जी, ग्वालियर से नेहा नरुका जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। आपकी तो हमने कविताएं पढ़ी हैं और पूरा विश्वास है कि ऐसी शानदार कविताएं जो हैं जो बाद में यूट्यूब पर लोग सुनेंगे तो निश्चित रूप से उनको एक वास्तविक रचनात्मक आनंद का लाभ होगा। हमारे तीसरे मेहमान हैं डॉक्टर अनुज जुगुन, जो कि गया से हैं। विस्तृत परिचय तो मैं बाद में दूंगा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो गया में है वहाँ प्रोफेसर हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर अनुज जुगुन। एक श्रोता हमारे बीच हैं नीलेश देशमुख जी, जिन्होंने पीएचयू से हिंदी में पीएचडी किया है, मुंबई वासी हैं, सुनने के लिए आ रहा हूँ उपस्थित। आपका स्वागत है नीलेश जी। सबसे पहले मैं चाहत अनवी जी को आमंत्रित करता हूँ कविता पाठ के लिए। उनका परिचय दे दूं। बहुत छोटा सा परिचय आपने भेजा है। शायद बहुत कुछ अनफोल्ड नहीं करना चाहती हैं, लेकिन हम तो कुछ जानकारी जरूर निकालेंगे। जैसे आपने ये नहीं लिखा कि आप कहाँ से आती हैं, जन्म स्थान वगैरह। चाहत जी, कहाँ से हैं आप? फिलहाल तो आप गया में हैं। जी सर, मैं मूल रूप से तो मेरे माता-पिता यहाँ पर ही हैं, बिहार से ही हैं। लेकिन बचपन से ही मैं रांची में ही रही हूँ। रांची, आप मान के चल सकते हैं कि मैं रांची की ही हूँ। रांची में जितनी पढ़ाई भी शायद रांची में हुई होगी आपकी, है ना? हाँ, पढ़ाई मेरी शुरुआती पढ़ाई रांची से हुई और फिर मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी गई और फिर उसके बाद अभी मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार में हूँ और बिहार गया में ही अभी पढ़ाती भी हूँ बच्चों को स्कूल जी में। जी। और देखिए कि ये शानदार संस्थाएं हैं। रांची में तो एक से एक स्कूल है, मुझे पता है। रांची शहर भी हिल स्टेशन जैसा है। और फिर जी जी। पीएचडी आप पढ़ी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी बिहार, दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय जिसको कहते हैं, वहाँ आप फिलहाल पीएचडी कर रहे हैं, है ना? जी जी जी। और आपकी कविताएं सागर, हंस, समालोचन, साखी, पक्षधर, ऐसी अनेक स्तरीय पत्रिकाओं में लगातार आपकी कविताएं और आलेख प्रकाशित होते आ रहे हैं। और फिलहाल आप बिहार सरकार के एक स्कूल में या जूनियर कॉलेज, पता नहीं, यहाँ तो महाराष्ट्र में जूनियर कॉलेज बोलते हैं 11वीं 12वीं को, आप पढ़ा रहे हैं। तो पीजीटी हिंदी मतलब, जी 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 जी। क्योंकि तो आपका जो रिसर्च का विषय क्या है चाहत जी, पीएचडी का? जी सर, मैं कमलाकांत त्रिपाठी के उपन्यासों पे काम कर रही हूँ। अच्छा अच्छा जी, बढ़िया। तो अपना कविता पाठ शुरू करें। हाँ हाँ हाँ, जरूर। अ, कविता पाठ करने से पहले बस मैं इतना बताना चाहूँगी कि आज जो भी कविताएँ मैं पढ़ूँगी उसमें अधिकतर जो कविताएँ हैं, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय पटल पे कई सारे युद्ध अ, हो रहे हैं, होने की संभावनाएँ हैं और उसको लेकर मैंने अपनी कविताएँ लिखी हैं कि वो स्त्रियों और बच्चों को वो किस तरीके से प्रभावित करते हैं। तो मेरी अधिकतर कविताएँ आज इसी तरह की होंगी सर। स्वागत। पहली कविता है घर लौटते हुए।
यहाँ 4 बजे लौट जाते हैं स्कूल के सभी बच्चे अपने अपने घर, और जब नहीं जाना चाहते हैं अपने घर की ओर तो भाग जाते हैं खेल के मैदानों की तरफ। ठीक 4 बजे तुम्हारे देश के बच्चे क्या करते हैं? बहुत दूसरी खूब। कविता है थोड़ा सा पश्चिम। तुम्हारा देश पश्चिम की ओर है। पश्चिम की ही तरफ के किसी देश में एक काबुली वाला भी रहता था। कई साल हुए कई साल हुए उसे यहाँ से गए हुए। वो मिले तो बता देना, दुनिया में बच्चों के हाथ खाली होते जा रहे हैं। उसके मेवे ही अब बच्चों को दुनिया में बचा सकते हैं। तीसरी कविता है फुटबॉल। खेल के मैदानों की बात करते हुए वो अक्सर याद करता है अपनी पुरानी सफ़ेद फुटबॉल। मिन्नतों के बाद मिला अपना लाल जूता, उस जूते से किया गया अपना अंतिम गोल, और धमाके में उड़े दोनों पैरों पर उसकी चुप्पी मुझे उसके जूते, फुटबॉल और खेल के मैदानों से परे ढकेल देते हैं। क्या बात चौथी कविता है लोरियां। यह समय याद रखा जाएगा जब 7 समंदर पार बैठे कारोबारियों ने दुनिया के सारे रंग चुरा लिए, और चिड़ियों ने अब मना कर दिया है मेरी कविताओं में चहकने से। धुंध, धुएं और धूल के बीच तारे और बल्ब में फर्क करना सबसे मुश्किल है, और दुधमुहे बच्चों की माएँ चाहती हैं कि बुझा दिया जाए दुनिया के सारे तारे और बल्ब बस कुछ देर के लिए। इस दुनिया की लोरियां रिक्त हो रही हैं तारों से, रंगों से, बच्चों से। अगली कविता का शीर्षक है कहानी। जिन परियां, राजकुमारियां और शहजादों के देश में बच्चों के लिए अब दादियां कौन सी कहानी सुनाएगी? ये कौन कारोबारी था जिन्होंने बच्चों की कहानियों के सारे किरदार चुरा लिए? अगली कविता का शीर्षक है तुम्हें कौन रोकेगा। वे नाजुक थे, इतने कि हल्की हवाओं से भी कांप उठते थे। कभी-कभी तो अपनी जड़ों से उखड़ जाते थे और माली उन्हें हल्के हाथों से रोक देते थे। तुम भी नाजुक थे, हवाओं से कांप उठते थे, धमाकों से डरते थे, चीखते थे और माँ से डरावने सपनों की शिकायतें किया करते थे। तुम्हारी जड़ें उखड़ रही हैं, तुम्हें जमीन पर अब कौन रोकेगा। अगली कविता का शीर्षक है जब गिरने की क्रिया अच्छी लगती थी। सुर्ख लाल फूल सड़कों पर गिरते थे तो सलेटी सड़कें थोड़ी और लाल हो जाया करती थीं। आम के पेड़ों ने तो बैसाख में इतने टिकोले गिराए कि काले सिलबट्टे हल्के हरे से हो गए। लेकिन जब हवाएं फूलों की सखियां बन जाती थी और शाखें उनके पक्के दोस्त, तो हम हौले हाथों से उन्हें झाड़ दिया करते थे। कौन है वो लोग जिन्होंने वहाँ सड़कें लाल तो की मगर फूलों से नहीं, जिनकी दोस्ती कभी सजद और हवाओं से नहीं हुई। काश वे समझ पाते, मनुष्यता के गिरने से पहले गिरना भी एक सुंदर क्रिया हुआ करती थी, और दुनिया में कितनी ही ऐसी चीजें थीं जिनके गिरने से धरती कभी सुंदर हो जाया करती थी। बहुत खूब। इसके बाद जो कविता है उसका शीर्षक है घर की ओर। एक मछुआरे ने कभी बताया था, दिशा ज्ञान से रहित रेत में दबे थके नवजात कछुए सदियों से लौटते आए हैं घर की ओर। पंछी तो अनिवार्यता लौटते हैं हर शाम दिशाओं की तरफ, अपनी दिशाओं की तरफ। कभी कभी जंगल में भटके शिकारी भी अपने पद चिन्हों के पीछे पीछे लौट आते हैं वापस। और मेरी माँ की कहानी का हर थका हारा किरदार तो हमेशा ही घर लौटता था। तुम्हें याद है कि एक कवि जाते जाते कह गया था कि तुम वसंत को आने से रोक नहीं सकते। गौर से देखो, बंदूकों को ठेंगा दिखाते हुए आज गाजा की गलियों में वो बच्चा बसंत का हाथ पकड़े घर वापस लौट रहा है। इसके बाद एक कविता है जिसका शीर्षक है स्वाद। एक जहाजी बेड़ा अरब सागर से सीधे उतरता है मेरी प्लेट में। उसके लंगर डालते ही मेरे मस्तिष्क में रेंगने लगते हैं असंख्य दीमक।
इसी बीच टीवी से छलांग लगाता है, जहाज से उतरी एक कंपनी के स्वाद का विज्ञापन और एक देश के जीभ में इतनी गहराई से धंसता चला जाता है कि स्मृतियों से उतर जाती है उसके अपने ही स्वाद की गंध, स्वाधीन हो जाता है देश का भविष्य। मेरी जो अंतिम कविता है, रांची से की बातचीत हुई है तो मैं अपने ही शहर के ऊपर एक जो मेरी कविता है उससे मैं अपने पाठ को खत्म करूंगी। स्वागत स्वागत। कविता का शीर्षक है जुमार नदी। राजधानी रांची के उत्तरी छोर पर एक छोटी सी नदी है जुमार। उसकी लंबाई या उसके धार्मिक इतिहास से ज्यादा हमारे लिए पुरखिन का होना मायने रखता है, जिसने अभी तक बचा रखा है हमारे भीतर थोड़ी सी आदिम रांची को राजधानी रांची बनने से। हर सुबह स्त्रियां और पुरुष जुमार को पार कर कमाने जाते हैं उस और राजधानी, तो हमारे खेत में लगे धान हमें सावधान करते हैं कि हम लौट आए शाम तक अपने घर। यूं तो हमारे खेत कभी किसी देश या राज्य की राजधानी नहीं गए, पर जानते हैं वो शहरी सभ्यताओं की साजिशें। उन्हें मालूम है राजधानियां सिर्फ खेतों का ही अपहरण नहीं करती। मुझे सरकारी विज्ञापन होर्डिंग के इतिहास की जानकारी तो नहीं है, और ये कितना असुविधाजनक है कि पुरखिन जुमार के कंधे पे चढ़ा एक बड़ा सा सरकारी होर्डिंग चौबीसों घंटे चीखता रहता है, राजधानी रांची में आपका स्वागत है। अफसोस कि इस पूरे शहर में ऐसा कोई होर्डिंग नहीं है जो बताए कि शहर के थानों में कितनी नदियों का कत्ल दर्ज है, हमारे महुओं के पेड़ों को किस सरकारी फाइल के दीमकों ने जड़ समेत चाट लिया, हमारे मकानों के लाल खपरेलों को कौन सी आंधी उड़ा ले गई, या कि मांडल की ध्वनि पर नाचते हमारे लोगों की परछाई अब कहाँ गायब हो गई। मैं देखती हूँ उस पार शहर में हर चौराहे पर लिखा है आई लव रांची, पर प्रतिबंधित है वहाँ आदिम चिड़ियों का घोंसला, निषेध है प्रेमियों की उपस्थिति, असहनीय है शहर के बीच में बहती नदी का संगीत या खेतों में झूमते हुए धान। ये जानती है एक भूखी चिड़िया और अपने दानों के साथ लाती हैं खबरें कि उस और शहर के खेतों में उपजे कंक्रीट की फसल अच्छी हो रही है। इस तरफ धीरे धीरे हमारे धान के खेत सूखते जा रहे हैं। हमारे मौसम वैज्ञानिक तो कहते हैं कि इस साल बारिश अच्छी हुई, पर हमारी धरती के कोख में क्यों नहीं बचा है पानी। शहरी साथी लापता रांची को राजधानी से बाहर ढूंढते हुए तुम कभी आओ इस ओर, तो केवल सहानुभूति के साथ मत आना। फसल के साथ सूख चुके खेतों, सीपियों के साथ मरी हुई नदियों और महुआई गंध में लिपटे हुए पेड़ों के सवालों के जवाब के साथ आना, जिसे इस देश की राजधानी में पूछना सख्त मना है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बहुत शुक्रिया, लेकिन 3-4 मिनट हैं आपके पास चाहत जी? अगर और कविता सुनाने की चाहत हो तो जरूर सुनाइए। और सुना दो। है, टाइम है अभी तो। ये तो बहुत सादगी है आपके, लोग तो मतलब 20-20 मिनट तक चलते हैं, कई बार हम परेशान हो जाते हैं। और ये आप सुनाइए। जी जी अच्छा ठीक है सर, मैं आपको और कविताएं कुछ सुनाती हूँ। एक कविता है सीपियाँ। इतिहास की ये सदी यातनाओं से भरी है, ऐसा एक मछुआरा अपने दोस्तों से कहता है, और उदास होकर दोनों भूमध्य सागर की ओर देखने लगते हैं। तट पर इन दिनों कितनी ही सीपियाँ आ रही हैं, अज्ञात अवांछित सीपियाँ। ये अपने परिवार के साथ दूर किसी देश जा रही थी। कुछ अपने उदास पिता का हाथ पकड़े गोते लगाती मछलियों की बातें कर रही थी, तो कुछ अपनी माँओं से नई कहानी सुनाने की जिद कर रही थी। भूमध्य सागर में शरणार्थी जहाज की सीपियाँ कभी अकेले नहीं डूबती। उनकी जेबों में रखे उम्मीद के चमकीले कंचे गहरे पानी में हमेशा के लिए डूब जाते हैं। सीपियाँ बहती हुई चली आती हैं तटों के किनारे, तो रेत के साथ इनके कानों से निकलती हैं
अरब के अधूरी कहानियों के उदास पात्र और उनकी आंखों की पुतलियों में भूमध्य सागर की सारी मछलियां हमेशा के लिए ठहर जाती हैं। अगली कविता है प्रेतशिला। प्रेतशिला एक पहाड़ का नाम है गया में, उसी के जी। ऊपर ये कविता है। चिड़िया उड़ी और डरती हुई पेड़ पर बैठी, प्रेत उड़ा और मोक्ष के लिए प्रेतशिला में जा बैठा। अपने पंख फैलाए चिड़िया आकाश में उड़ी और मृत्यु के डर से मुक्त हुई। प्रेत जीवन से मुक्त हुआ और बंध गया हमेशा के लिए किसी पुराने पेड़ से। मुक्ति के संदर्भ प्रेतशिला में चिड़िया और मनुष्य के लिए अलग अलग है। अगली कविता है उम्र। पेड़ों से प्रेम करते हुए केवल उनके हरेपन पर निछावर होने से पहले तुम देखो उनकी जड़ें। जड़ों का अपनी जमीन से जुड़े होने का संघर्ष। कई मौसमों के मिजाज की बातें करते हुए ध्यान से देखो उनके चेहरे पर अनगिनत मौसमों को खेलते छुपा छुपी का खेल। जानो कि जो पेड़ जितना ऊंचा और हरा होता है उनकी जड़ें जल स्रोतों से उतनी ही गहराई से जुड़ी हुई होती हैं। उजाड़ होती इस दुनिया में बुजुर्ग होते पेड़ों से कहीं मिलो तो उसे अपने पहले बच्चे की तरह कस कर गले लगा लेना, भींच लेना अपनी बाहों में देर तक, गौर से देखना उम्र का पीलापन उनकी कांपती टहनियों पर कुछ देर के लिए हरा हो जाएगा। मुझे लगता है कि आज अब काफी होगा। हाँ, ठीक है, बढ़िया। हम्म, तो औपचारिक रूप से नहीं कह रहा हूँ, वाकई कविताएं बहुत अच्छी थी। और पहली कविता जो बच्चों पे आपकी थी, एक बच्चों का मनोविज्ञान आपने उसमें कि 4 बजे बच्चे स्कूल से घर आते हैं और जी करता है तो घर में आके खेलने चले जाते हैं। तुम्हारे देश में क्या करते हैं? बच्चे सब जगह एक जैसे होते हैं, और जब युद्ध की विभीषिकाओं को जब ये बच्चे झेलते हैं तो वास्तव में बहुत कारुणिक बात होना चाहिए सबके लिए, जो इस तरह के युद्धों में उतरते हैं उनके लिए भी। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं है। और आपके बिंब जो हैं, तितली, पेड़, पत्ती, फूल, इस तरह के सामान्य बिंबों से आपने बहुत गहरी बात कही है। सामाजिक समस्याएं और अ, अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं, राजनीतिक समस्याएं, सारा कुछ आपकी कविताओं में आ गया है। और जिस तरह से आपने धीर गंभीर स्वर में एक स्ट्रीम लाइंड फ्लो था आपका, जैसे समतल पर एक नदी बहती है धीमी रफ्तार से, तो कुछ उस तरह से आपने कविताएं सुनाई और बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत बधाई आपको चाहत जी। 10 दिन पहले आप दिल्ली गई थी, और मेरा ख्याल है किस्मत चुकता है, इनके कृष्णा सोबती जी की याद में कोई कार्यक्रम था, है ना? जी जी, हाँ हाँ। वहाँ कृष्णा पे आपने क्या सोसाइटी। पैनल डिस्कशन में आप शामिल रही शायद, है ना? जी जी। तो अच्छा है, आपका कविता संग्रह अभी तक नहीं आया? अभी तो नहीं सर, अभी कोई चलिए, जल्दबाजी भी नहीं है। अनुज सर हैं आपके साथ, वो भी आपको गाइड करेंगे, तो ठीक है। अब मैं हमारे सर की कई सालों में कविताएं आती हैं। जी जी। तो अब हम नेहा नरुका जी को आमंत्रित करते हैं। और बहुत कम उम्र में काफी नाम कमाया है नेहा जी ने। उनकी कविताएं अपने अनोखेपन के लिए और ये स्पष्ट जो बयानी है उनकी, बिना किसी लाग लपेट के, तेज तर्रार कहें, ऐसी कविताओं के लिए जानी जाती हैं। चंबल क्षेत्र में आपका जन्म हुआ। जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से आपने पढ़ाई की, और शोध कार्य आपका महिला कथाकारों पर था। तो नेहा जी, ये एमफिल का शोध था या पीएचडी का था? पीएचडी पीएचडी। पीएचडी, लेकिन आपने परिचय में लिखा नहीं है यू आर डॉक्टर नेहा नरुका, है ना? मैं नहीं, मैंने थोड़ा, मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे ऐसा लगता है कि इसलिए नहीं लिखा। एकेडमिक में लिखती नहीं हूँ। नहीं नहीं, यहाँ हर जगह होना चाहिए, क्या दिक्कत है? कविता, ये रचनात्मकता में मुझे थोड़ा ठीक नहीं लगा, और इसलिए नहीं हाँ, लिखा। नहीं नहीं चलेगा, वो होना, कोई कोई बुराई नहीं है, परिचय में दिया देना ही नौकरी चाहिए। और नौकरी वाले काम में जरूर लिख लेती हूँ। ये आपकी पहले लिख लेंगे। सादगी कहें,
बहुत सादा दिल लोग आए हैं आज तो लगता है एक कार्यक्रम में। सर में कई बार क्या होता है, लोग कंफ्यूजन हो जाता है ज्यादा लिखने से, लोगों को लगता है कि ये डॉक्टर हैं, कुछ इलाज इलाज करते हैं, ये भी है। नहीं, बिल्कुल मानसिक इलाज तो करता ही है कवि। हर पाठक का, जो पाठक कविता पढ़ता है उसका मानसिक इलाज ही है बेसिकली कविता। और बहुत जल्दी चाहत जी भी डॉक्टर चाहत अनवी हो जाएंगी, शुभकामनाएं हमारी। आपका एक कविता संग्रह फटी फटी हथेलियां 2023 में आया है और 24 में वागीश्वरी सम्मान उसको प्राप्त हुआ है। ये वागीश्वरी सम्मान मेरा ख्याल भोपाल में जो है ना, मध्य प्रदेश जी साहित्य जी, मध्य संघ का। प्रदेश का है। जी मध्य जी, प्रदेश, तो बधाई आपको। मध्य और प्रदेश हिंदी फिलहाल आप साहित्य सम्मेलन देता है मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य संघ। के जी, रचनाकारों को। जी राइट राइट। तो एक प्रतिष्ठित सम्मान है ये, मुझे पता है, मैं भी मध्य प्रदेश से ही हूँ बेसिकली। और फिलहाल शिवपुरी में जी आप एक कॉलेज में पढ़ा रही हैं। और जी एक मैंने फेसबुक पोस्ट पढ़ी थी जिसमें, जैसा अभी आपने बताया कि अ, अपनी डॉक्टरेट को आप बताना अवॉइड करती हैं, कुछ वैसे ही आपने कहा है कि अब मेरा संग्रह छप गया तो लोग कह रहे हैं कि लोगों से संपर्क करो, उनको भेजो, समीक्षा लिखें, और ये वो मुझसे नहीं होता, और मैं नहीं कह सकती किसी से। तो ये भी एक अलग अलग मैंने देखा कि ऐसा ये अनकॉमन है बेसिकली। लोग तो अब जाने दीजिए, सिनेरियो ऐसा है, आत्म प्रशस्ति का है और आत्म प्रचार का है, और जी एक दूसरे की समीक्षाएं लिखना, तारीफ करना, और बेसिक, और आप जो है थोड़ा सा अवॉइड करती हैं, इस तरह के प्रचार से दूर रहती हैं। तो जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि बहुत ही सिंपल सादा लोग आज आए हैं इस कार्यक्रम में। अलग तरह से दुनिया को और जीवन को देखने वाले। मामूली लोग आए, आप ऐसे बोलिए, मामूली। अरे नहीं, मामूली लोगों का नहीं, नाम। सादा दिली सबसे बड़ी चीज है नेहा जी, सादा दिली सबसे बड़ी चीज है ना, आप मानेंगी इस बात को। और यही, जी ये जी, जरूर। मामूलीपन नहीं है, खासियत है। तो ठीक है नेहा जी, कविता पाठ शुरू करें। जी नमस्कार सभी को जो भी मुझे सुन रहे हैं, और शुरू करती हूँ। जी मैं स्वागत। अपना जो कविता संग्रह है उसी से कविताएं पढ़ रही हूँ आज। पहली कविता का शीर्षक है बलात्कारियों की सूची। मैंने अधेड़ देहों में वे आंखें देखी जो वासना में तैर रही होती थी। इन देहों के मालिकों ने इन्हीं आंखों से माताओं को देखा, बहनों को देखा, प्रेमिकाओं को देखा, देखा नन्ही बच्चियों को भी। वे बच्चियां जो माँ के दूध का स्वाद तक न भूली थीं, उन बच्चियों को ये एकांत में ले गए और अपना उत्तेजित लिंग सहलाने को कहा। इन्होंने उनकी निष्क्रिय छातियों को भी छुआ। वे बस इतना ही समझी यह कोई डरावना खेल है, इंजेक्शन और कड़वी दवाई से भी ज्यादा पीड़ा पहुंचाने वाला खेल। इनके चेहरे, कपड़े और परफ्यूम की महक से लगता ये बड़े सज्जन, सीधे और दयालु हैं, पर ये थे शातिर, बेरहम और घिनौने। इनकी छुअन ऐसी थी कि जिन जगहों को इन्होंने एक बार छू लिया वे आज तक बास मार रही हैं। इनकी पत्नियां रोज उसी बास में सांस लेती हैं, रोटी खाती हैं और नींद भी पूरा करती हैं। इन्होंने अपने घर की औरतों के हिस्से का भोजन खुद डकार लिया, फिर भी रहे उम्र भर भूखे, उम्र भर धुले, चमकदार और प्रेस किए कपड़े पहने, पर रहे उनमें नंगे। ये बचपन खा गए न जाने कितने, फिर भी इनका नाम दर्ज रहा मनुष्यों की सूची में। बहुत सुंदर। दूसरी कविता है जैसे मैं शनि ग्रह की मूल निवासी हूँ। मेरा बस चले तो मैं कैलेंडर में से वो छुट्टियां काट दूं जो त्योहारों के नाम पर हर साल मिलती हैं। इन छुट्टियों में बम फोड़े जाने के बाद की सी जलन है। इन छुट्टियों में लगता है जैसे मैं शनि ग्रह की मूल निवासी हूँ और चंद दिनों के प्रवास पर पृथ्वी पर भेजी गई हूँ। इन छुट्टियों में सुनाई जाती है मुझे संस्कृत में लिखी जाली टीकाएं, भेंट की जाती है लुगदी कागज पर छापी गई व्रत कथाएं,
जिनमें समृद्ध और सुखी जीवन के नुस्खे बहुत सस्ती दर पर बेचे जाने के दावे होते हैं। इन छुट्टियों में होता है कढ़ाई में गरम तेल में कचौरियां, और उन कचौरियों में आलू की जगह मैं भरी होती हूँ। मैं ही तली जाती हूँ हर साल। इन छुट्टियों में आटे की लोई में छिपाकर मुझे ही खाया जाता है। इन छुट्टियों में खीर के साथ सबसे स्वादिष्ट बताकर, इन छुट्टियों में गंगा जल में साबुन घोलकर घर के बाहर एक बाल्टी रखी जाती है। इस बाल्टी पर निर्देश होते हैं, कोई घर के अंदर आए एक बार बाल्टी में डूबकर इस बाल्टी पर निर्देश होते हैं इस बाल्टी पर निर्देश होते हैं, कोई घर के अंदर आए तो एक बार बाल्टी में डूबकर सबसे पहले मैं ही डूबती हूँ। ठंड से ठिठुरती उस बाल्टी में मेरे ही रोए सबसे पहले खड़े होते हैं सावधान वाली मुद्रा में। इन छुट्टियों में नकली रंग पोत कर, नकली खुशबू छिड़क कर स्थिर कर दिया जाता है एक कमरे में मुझे। खड़े खड़े मेरे पैर दर्द करने लगते हैं। लगता है जैसे मैं कोई बहुत पुराना मगर कीमती सामान हूँ, जिससे कबाड़ी वाले को देने का विचार हर बार स्थगित कर दिया जाता है। बहुत मार्मिक, बहुत सार्थक कविता। एक बोसा ले लो। तुम मुझसे मिलना चाहते हो ना, तो आओ मिलो मुझसे, और एक बोसा ले लो। मिलो उस कस्बाई गंदगी और खुशबू से, जिसने मिलकर मुझे जवान किया, जिसने खेतों से कट्टे प्लॉट देखे। मोहल्ले के उस पुराने जर्जर मकान से मिलो, जिसका सबसे पुराना व्यक्ति पिछले दिनों मर गया। घर के पिछवाड़े होते थे मासिक धर्म के कपड़ों के घूरे, उनके बीच जगह ढूंढकर शौच करती उन औरतों से मिलो, जिनके पिता या पति उम्र भर शराबी रहे या बेरोजगार। शकरी गलियों में टंगे छज्जों पर शाम होते ही लटकने लगती थी घूंघट वाली बहुएं। छोटी छोटी बातों पर करती थी खिलकौरियां, और कभी बात करते करते रो उठती। मैं चाहती हूँ तुम उन बहुओं से मिलो। अभी भी उनकी आंखों के गड्ढों में नमकीन पानी भरा है। 3, 6, 10 तोले सोने से लदी, मेहंदी और महावर से सजी 20-22 साल की लड़कियां ससुराल से लौट कर आई तो 50 की हो गई। उन 50 साल की बूढ़ी लड़कियों से मिलो, जो कभी कभार राखी और शादी ब्याह के मौकों पर आती हैं बस, और आते ही बता देती हैं जाने की तारीख। सीलन भरे कमरे में रात भर तड़पती थी कुछ जवान छातियां, जो सुबह होते होते सूख जाती। कभी उन सूखी छातियों वाली प्रेमिकाओं से मिलो। देखो कैसे उनके जिस्म बर्फ हुए हैं। पानी की सब्जी में तैरते थे 2-3 आलू और एक टमाटर। बासी रोटियों के झुंड पर गिरते थे कई हाथ, जिनकी रेखाओं में भरी थी बर्तनों के मांजने की राख। मैं चाहती हूँ तुम उन हाथों से मिलो और उनका एक बोसा ले लो। क्या बात। 3 लड़कियां, वे 3 लड़कियां हैं। तीनों बुद्धिमान हैं, कलाकार हैं, खिलाड़ी हैं, मगर बेटियां नहीं हैं। वे भार हैं, बोझ हैं, ब्याज है अपने माता पिता पर, मगर बेटियां नहीं हैं। उनकी माँ अपना नाम तक भूल गई है। उसका नाम अब बस यही है, 3 लड़कियों वाली माँ। तीनों लड़कियां उसे कमतर महसूस कराती हैं। उन माओं के सामने जिनके लड़के हैं और जिनकी छाती गर्व से फूल गई है। पहले बच्चे की चाह में हो गई, दूसरी लड़के की चाह में हो गई, और तीसरी समय पर जांच ना हो पाई, बस इसलिए हो गई। तीनों में से एक भी ऐसी नहीं जिसे खेत, खलियान, अटरिया और मकान दिया जा सके। माँ निराश होकर कहती है, ये सब तो बेटे को दिया जाता है, और ये तीनों तो लड़कियां हैं। सोचती हूँ उन तीनों का बाल मन क्या सोचता होगा इस बारे में कि वे बेटियां नहीं, लड़कियां हैं बस। उनकी माँ को बेटे का इंतजार है, उन तीनों को भाई का इंतजार है, घर और संपत्ति को भविष्य के मालिक का इंतजार है। कोई नहीं जिसे बेटियों के लड़कियों में बदलने की चिंता हो, कोई नहीं
जिसे बेटियों के लड़कियों में बदलने की चिंता हो। टाइम है ना मेरे पास अभी? जी जी है, सुनाइए जी प्लीज। है, ठीक है। अभी 4 मिनट है, समझिए। फटी हथेलियां। मैं बिस्तर पर लेटी थी, तभी मेरी निगाह मेरी हथेलियों पर चली गई। मैंने देखा मेरी हथेलियों की खाल काफी सख्त है। मैंने धीरे धीरे खाल की एक परत उचाटी, फिर एक के बाद एक कई परतें उचाटती चली गई। उन परतों के नीचे कुछ हुनर की स्याही निकली, कुछ निकली भोजन की महक, कुछ पोंछे का मैला पानी, कुछ साबुन के रसायन निकले, कुछ निकले धूल के कण, कुछ मल की बू निकली। वैसे फूलों की महक वाली क्रीम की बोतल रखी है मेरे घर में, पर इन हाथों पर कुछ बूंद उड़ेलने की फुर्सत मैंने कविताएं लिखने में जाया कर दी। बढ़िया। बिना बाप की लड़कियां। होली के दिन जब हम सब हमउम्र लड़कियों की आंखें रहती पिचकारियों और गुलाल पर, तब उनकी जीभ लपलपा रही होती गुजिया के आकार पर, बिल्कुल वैसे ही जैसे प्रेमचंद की बूढ़ी काकी अनुमान लगाती हैं कोठरी के भीतर दही पूरी कचौरी का गर्माहट भरा स्वाद। न मिलने पर चाटती हैं वे भी जूठी थाली जो छोड़ गए हैं चचा आधा खाकर। संतोषी माता का व्रत हर शुक्रवार को रखा जाता। शक्कर के मीठे पराठे और पनीले दूध के लोभ में घर में सब चाय पीते थे, केवल उन्हें ही नसीब नहीं थी चाय। चाय पिएंगी तो बांधने लगेंगी कपड़ा, जल्दी ही करनी पड़ेगी खसम की जुगाड़। अमूमन कंजूस और कर्कश अय्या के इसी कथन पर सूख जाती थी उनकी बढ़ती छातियां। 18 साल से पहले इनका ब्याह निपट जाए। घर भर को ही नहीं, गांव भर को थी उनकी चिंता। बिना बाप की लड़कियां थी वे। स्कूल जाती तो उनके साथ स्कूल जाते थे उनके बब्बा ताऊ चचा लग्गा तग्गा भैया। कहीं वे पढ़ने की जगह कबड्डी तो नहीं खेल रही। घर में अय्या महतारी ताइयां चाचियां गांव भर की भौजाइयां बहनें देती रहती उन्हें सीख, लली फूंक फूंक कर पैर रखियो। बिना बाप की लड़के ने बहुत जल्दी बदनाम हो जाती हैं। उन्हें लगता उनके कंधों पर पुरखों की 2.5 किलो की पकड़ियां रखी रहती हैं हरदम। पकड़ियों के बोझ से झुक गए थे उनके कंधे, इसलिए बिना बाप की लड़कियां झुककर चलती थीं। उनके ब्याह पर गांव भर के आदमी औरत गठबंधना करवा के पांव पूजने आए। पंडित जी की जेब भर गई रुपयों से। बिना बाप की लड़कियों के हाथ में आ गए कई जोड़ी बिछिया और बेसर। उनकी विदा पर बहुत रोना पीटना हुआ। महतारी तो बेहोश हो गई। दर्शन दे गया उसे स्वर्ग से आशीर्वाद देता लड़कियों का बाप। मंडप के चारों कोनों में बैठी औरतें अय्या के साथ पहुंच रही थी आंसू यह कहते, बिना बाप की लड़कियां थी, चलो आज हिलने लग गई। बहुत मार्मिक कविता। ये बहुत पुरानी कविता है, थोड़ा सा मैं दूसरी पढ़ती हूँ, मिजाज बदल रही हूँ कविता मैं। इस कविता का शीर्षक है अकाल। जिसने अकाल देखा हो वह थोड़ा सा गेहूं बचा कर रखता है, बेशक उस गेहूं में घुन लग गया हो। अकाल देख चुका व्यक्ति उस गेहूं को फेंकता नहीं, वह अपना जरूरी समय घुन बीनने में गंवाता है। वह इंतजार करता है खिलकर आई धूप का, उछल उछल कर बहते पानी का। वह धोता है गेहूं, सुखाता है, परेबा उड़ाता है, फटकता है, बीनता है, एक पीपा भर कर अपने घर के कोने में रखता है। जिसने अकाल देखा हो। अकाल को देखना ऐसा ही होता है। अकाल हमेशा रहता है उसके मन में। एक समय के बाद मन से सब उतर जाता है, पर अकाल नहीं उतरता। नहीं मिटती पेट से उसकी स्मृतियां। कलकत्ता की सड़कों पर भूख से मर चुके मनुष्यों की लाशें बिछी हैं। भूख से व्याकुल कैदी औरतें खा रही हैं अपने शिशुओं को। ईश्वर ने स्वर्ग से भेजा है अपनी संतानों के लिए अकाल। राजा ने भेंट किया है अपनी प्रिय प्रजा को अकाल। ऐसी क्रूर कल्पनाएं करती हैं पीछा अकाल देख चुकने के बाद, मगर जो अकाल के बाद आया है उसे आश्चर्य होता है।
कोई घुन लगे गेहूं को भला खा सकता है क्या? कीड़े भी कोई खाता है? एक नस्ल देशी हंसता है। चीनी सांप खा जाते हैं, चीनी चमगादड़ खा जाते हैं, चीनी जानवरों के लिंग खा जाते हैं। अकाल में पैदा हुआ बच्चा सब खाता है। जंगल में बड़ा हुआ मनुष्य जानवरों की तरह बोलता है। रेगिस्तान में फंसा शुद्धतावादी अपनी पेशाब पीकर प्यास बुझाता है। अकाल देख चुका व्यक्ति थोड़ा सा गेहूं बचाकर अहिंसक परंपरा में अपना थोड़ा सा योगदान देता है। कार्बन, इस कविता का शीर्षक है कार्बन। हाड़ मांस का जीता जागता बोलता बिलकता एक पूरा का पूरा इंसान अचानक एक दिन मरकर कहाँ चला जाता है। कोई तो जगह होगी जहाँ वह जाता होगा, कोई तो रास्ता होगा जो उस जगह तक जाता होगा। फिर क्यों नहीं मालूम किसी को उस रास्ते के बारे में। मैं नहीं मानती कि इंसान सबसे आखिर में मिट्टी हो जाता है। नहीं मानती कि नचिकेता यमराज के पास जाकर मृत्यु का रहस्य पता करके आया था। मुझे सब बक लगता है। मरने के बाद इंसान सबसे आखिर में मांस, मिट्टी, राख की यात्रा तय करने के बाद कार्बन बन जाते हैं क्या? रहने लगते हैं आवर्त सारणी में सभी तत्वों के साथ, बनाने लगते हैं आपस में मिल मिलकर तरह तरह के यौगिक विपरीत स्वभाव और शक्ल वाले। मरने के बाद क्या सब इंसानों के साथ प्रकृति एक जैसा व्यवहार करती होगी? इतनी विविधताओं के बीच क्या सबका अंत एक जैसा होता होगा? कोई फासिल बनकर शताब्दियों के बाद बाहर आता होगा, अपने संपूर्ण दस्तावेजों के साथ आकर सिद्ध करता होगा अपने युग की प्रासंगिकता। फिर जब तेल के कुओं पर युद्ध की बात छिड़ती होगी तो तेल के कुओं से निकलने लगते होंगे मुर्दे। फिर जब गरीब देशों को लूटने के दावे किए जाते होंगे तो हीरे की खदानों से निकलने लगते होंगे मुर्दे। हजारों हजारों सालों से पेड़ पौधे जीव जंतु इंसान मर रहे हैं, मरकर कहीं जा रहे हैं, न जाने कहाँ जा रहे हैं। किसी ने मेरे कान में धीरे से फुसफुसाया है, कार्बन बनकर तुम्हारे पेट में भी तो जा रहे हैं मुर्दे। हो गया है टाइम, बंद करो। जी जी, समय तो हो गया है। और बहुत शुक्रिया आपका, प्रशांत जी का और कविता मुंबई का। मुझे बहुत अच्छा लगा कविता पाठ करके। अब बस एक सेकंड मुझे थोड़ा होल्ड करना पड़ेगा, मेरी बेटी आई है तो बिल्कुल आप देखिए, कोई बात नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थी नेहा जी की कविताएं, और जैसा कि हम लोग जानते हैं एक अलग तेवर है उनकी कविता में। एक सीधे सीधे बात कहने का जो उनका अंदाज है वो बहुत ही प्रभावी है, और इसीलिए जानी जाती हैं ज्यादातर। और अब मैं वक्तव्य के लिए आमंत्रित करता हूँ आदरणीय डॉक्टर अनुज लुगुन को, जो कि चाहत जी की जो यूनिवर्सिटी है जहाँ से वो पीएचडी कर रही हैं, वहीं दक्षिण बिहार सेंट्रल यूनिवर्सिटी, केंद्रीय विश्वविद्यालय, वहाँ पे अनुज लुगुन जी प्रोफेसर हैं। सिमडेगा में आपका जन्म हुआ, एक छोटा गांव है, जिला है, सिमडेगा जिला है, यहाँ आपका जन्म हुआ झारखंड में। और पीएचडी आपने किया बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से, और आपकी 4 किताबें आई हैं। इसमें 3 तो कविता संग्रह है और एक संपादित किताब है। मेरा ख्याल है पत्तलगढ़ी की बहुत चर्चा हुई थी, जो आपका कविता संग्रह है, और आपकी कविताओं का विदेशी भाषाओं में भी पर्याप्त अनुवाद हुआ है। एक कविता संग्रह बाघ और सुगना मुंडा की बेटी, ये आपका पहला जो कविता संग्रह है, जर्मन भाषा में अनुवादित हुआ और वहीं से प्रकाशित भी हुआ। और चयनित कविताओं का भी अंग्रेजी में अनुवाद हुआ है और प्रकाशन हुआ है। भारत भूषण अग्रवाल सम्मान, जो कि एक बड़ा मील का पत्थर होता है किसी कवि के जीवन में, वो आपको मिला 2011 में। और इसके अलावा और भी बहुत से सम्मान है, साहित्य अकादमी युवा सम्मान भी है, झारखंड गौरव सम्मान भी है, काफी सम्मान है, सबका नाम लेने की जरूरत नहीं। स्तंभ आप लिखते हैं प्रभात खबर अखबार, और एज अ फैकल्टी बहुत सारे रिसर्च पेपर्स तो आपके पब्लिश होते ही आ रहे हैं लगातार। कोऑर्डिनेटर हैं आप बिरसा मुंडा आदिवासी अध्ययन केंद्र, जो कि दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय का में है, उसके आप कोऑर्डिनेटर हैं।
मेरा ख्याल है हर सेंट्रल यूनिवर्सिटी का एक अपना अपना फील्ड होता है। जहाँ तक मेरा ख्याल है कि अमरकंटक में जो है उसका आदिवासी कलाओं के ऊपर केंद्रित है। जयपुर में जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है मेरा ख्याल है वो कंप्यूटर साइंस के ऊपर फोकस्ड है। तो ये आपके जो दक्षिण बिहार यूनिवर्सिटी केंद्रीय विश्वविद्यालय है अनुज जी, इसका फोकस एरिया क्या है? नहीं सर, वो ये सर ये किसी खास सब्जेक्ट पे फोकस्ड नहीं है। ये जी ह्यूमैनिटी, साइंस और कॉमर्स और जी एजुकेशन, लॉ के जितने भी सब्जेक्ट हैं सबका वो जी जी एक समुच्चय है। जो जी सेंटर ये खुला है, ये विशेष तौर पर आदिवासी समस्याओं को, उनके संस्कृति, ज्ञान, परंपराओं के अध्ययन के लिए। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ये राइट। यही है जी। तो अभी मैंने देखा कि कुछ दिन पहले महाराष्ट्र में आपका जाना हुआ और आपने जो है एक छोटा सा आकलन किया है कि पाठक परंपरा जो हिंदी की और मराठी की है और साहित्यकारों का समाज के साथ जो जुड़ाव है या समाज का साहित्यकारों के साथ जो जुड़ाव है, आपने बहुत गहराई से उसको महसूस किया और लिखा भी है। थोड़ा सा आप 1 या 2 मिनट में कुछ कहें कि आप क्या मिस करते हैं आप हिंदी साहित्य की दुनिया में? सर शुक्रिया सर। आपने लिखा है कि किताबें सही मायने में लोकार्पित होती हैं महाराष्ट्र और जी इधर जी। ज्यादातर औपचारिकता हो जाती ये है। सर, ये चीज मैंने महसूस की है। कम से कम पिछले 1 दशक से मैं हिंदी समाज में बतौर लेखन कर रहा हूँ सक्रिय तौर पर। तो जो चीज मैं मिस करता हूँ अपने हिंदी समाज में, जैसे कि अभी जिस तरह की कविताएं पढ़ी गई या जिस तरह से युवा लेखन हो रहा है, ये मैं नहीं कहता यह लेखकों का दायित्व है, ये पूरे समाज का दायित्व है कि वो सांस्कृतिक चेतना का निर्माण करें। हिंदी में मुझे इस चीज की कमी ये दिखती है कि हम लेखक या लेखक समुदाय छोटे-छोटे समूहों में ही हम बंध जाते हैं, मुझे ऐसा लगता है। जी हम समाज के बीच नहीं आ पाते, ना ही समाज हमसे हमारे तक आ पाता है। जबकि मैंने महाराष्ट्र में देखा, ये पहली दफ़े नहीं है, कई दफ़े मैं गया हूँ महाराष्ट्र में दूसरे हिंदीतर समाजों में। मैंने देखा है कि वहाँ अगर कविताएँ लिखी जा रही हैं या मान लिया कादम्बरी, उपन्यास ही लिखे जा रहे हैं या साहित्य सांस्कृतिक चिंतन हो रहा है, तो जी वो उन चीज़ों को ले जाया जाता है समाज के बीच में, और समाज खुद उन्हें स्वीकार करती है कि ये चीज़ें हमारे जीवन की हैं, हमारे लिए, हमारे जीवन के बीच से उभर कर आ रही है। तो एक जुड़ाव मुझे दिखता है हिंदीतर समाजों में। और बिल्कुल महाराष्ट्र में तो मुझे लगता है कि एक सामाजिक आंदोलनों की एक लंबी परंपरा रही है, उसने ये चेतना निर्मित की है। मुझे लगता जी है कि ये बहुत ख़ास चीज़ है जो मैं हिंदी में मिस करता हूँ। बल्कि मैं झारखंड में भी देखता हूँ सर, हम्म, मैंने कि हम झारखंड की जो आदिवासी भाषाएँ हैं, क्षेत्रीय भाषाओं का जो साहित्य है, जब उनके सम्मेलन होते हैं या कार्यक्रम होते हैं, तो पूरा समाज होता है। जैसे मैं जी बताऊँ, हम लोग अपनी पत्रिका का ही संपादन करते हैं, गाँव से निकालते हैं। हम्म, तो ऐसा नहीं रहता कि कोई लेखक बुद्धिजीवी के बीच वो सारा काम हो रहा है, वो पूरा जन समुदाय है, जन समाज के बीच है, वो चीज़ें हो रही है। तो हिंदी में ये मिसिंग है, मुझे लगता है कि लेखक संगठनों को इस दिशा पर काम करना चाहिए। 35 साल से रचनाएँ तो मैं सिर्फ़ महाराष्ट्र में हूँ और यहाँ हर साल जो मराठी साहित्य सम्मेलन होता है उसमें हजारों जी, लोग इकट्ठा होते हैं, हज़ारों। बिल्कुल। यानी जगह जी, नहीं मिलती है वहां बैठने के लिए, आम जनता आती है। और इस बार एक मजेदार बात यह है कि बिल्कुल। दिल्ली में हो रहा है ये मराठी साहित्य सम्मेलन इस बार दिल्ली में हो रहा है, शायद पहली बार महाराष्ट्र के बाहर हो रहा हाँ है। हो जी, गया जी है सर। जी, जी। हाँ हो गया। तो हाँ आगे आप अपना कंटिन्यू करिए अनुज जी, आप कुछ कह रहे थे। अ, हाँ, बहुत शुक्रिया कविता मुंबई का। और आपने इतनी लंबी श्रृंखला पूरी की है, ये 20वीं श्रृंखला है। अनुज और जी मुझे याद आ रहा है मुझे कि मैं सरगुजा में था बचपन हाँ, में तो कोरी बोलते थे, 20 को 1 कोरी बोलते थे। आपके झारखंड में भी हाँ, 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 कोरी ही कोरी? बोलते हैं झारखंड में भी। हाँ हाँ, एक कोरी, हाँ, हाँ, मैं हाँ, सरगुजा जिले के जी, एमपी की बात, उस टाइम अब तो छत्तीसगढ़ हो गया है। हाँ, हाँ। तो एक नहीं, कोरी एपिसोड हो गया हम कह सकते हैं, है ना? हाँ, जी वो जी तो जी वो तो अभी तो इधर बीच लोगों ने माने कि हिंदी का उन चीज़ों का असर हुआ है झारखंड में, नहीं तो रांची में भी आप जाइएगा कोई भी खरीदारी के लिए, हाँ तो हाँ जो भी रहेंगे यही कहेंगे कितना रुपया है, तो बोलेंगे कि 1 कोरी 10 यानी 30 रुपया हाँ, है। 30 रुपया। जी मैं बचपन में मुझे याद है, मैं इस तरह रहा हूँ, से। 7वीं क्लास तक मैं उधर ही था।
जी जी। जी आगे। तो हाँ, बहुत शुक्रिया। और जैसे कि आपने ये बात बताई कि कविता मुंबई भारत के अलग-अलग क्षेत्र के कवियों को आपस में जोड़ने की पहल है, और मुझे लगता है ये मराठी में रहकर ही आप ये काम कर सकते हैं, कर रहे हैं। ठीक है? हाँ ये मुझे हाँ लगता है कि वहाँ का आपका जो रचाव-बसाव है, वो आपको ये प्रेरणा दे रहा है। ठीक है? इसलिए आप ये पहल कर पा रहे हैं, और बहुत अच्छी पहल है। इसके लिए शुक्रिया, आपको धन्यवाद। बधाई। थैंक जी। यू थैंक यू। अ, मैंने 2-2 कवित्रों की कविताएँ सुनाई, और बहुत ही बेहतरीन कविताएँ रहीं। और मैं सिर्फ़ औपचारिकता में बेहतरीन नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि जब हम कविता को अच्छी कविता कहते हैं, तो उन कविताओं के अच्छे होने के कुछ मानक या प्रतिमान होंगे ना। जी बिल्कुल। ख़ास तौर से जब हम समकालीन कविता की बात करेंगे, साहित्य की बात करेंगे, तो सबसे जो बेटू, पहली और ज़रूरी लाइट ऑफ बात कर दो, होती लाइट है, ऑफ करने से ज्यादा अच्छा दिख रहा है। वो होता है आपका दोनों युगबोध क्या बस है ये ना। ठीक है? नहीं, दूसरी वाली एक तो चालू करो। जीवन बोध है, और दूसरा है युग बोध। जीवन बोध की जब हम बात करते हैं, तो हो सकता है कि हम अपने निजी परिवेश अनुभवों के दायरे में बंध जाएं, लेकिन जब हम युग बोध की बात करते हैं, तो हमारा जो जीवन बोध है वो विस्तार पाता है, और वो हम अपने अनुभूतियों को समाहित करते हैं पूरे समष्टि के साथ। और चूंकि ये दोनों कवित्रियां हैं, युवा कवित्रियां हैं, और लगातार लिख रही हैं, चिंतन कर रही हैं, और जिस तरह से कविताएं आई, खासतौर से चाहत से मैं अपनी बात शुरू करूंगा। उन्होंने कविताएं शुरू की, पाठ की। तो जो कविताएं हैं, अधिकतर कविताएं उनकी युद्ध पर केंद्रित रही हैं, युद्ध पर आधारित कविताएं रही हैं। तो ये एक स्त्री कवि का यह चिंतन है कि वह अपने जीवन बोध को, अपने जीवन की निजी अनुभूतियों को विस्तार देती हुई उस युग के संदर्भ में लेकर आ रही है ना। जैसे हम घर की बात करते हैं, ठीक है, स्त्री कविताओं में घर का बहुत उल्लेख आता है, बहुत ज्यादा उल्लेख आता है। जैसे चाहत की ही कविता है, कह रही है घर लौटते हुए। ठीक है? घर पुरुष भी लौटता है, घर बच्चे भी लौटते हैं, घर हर कोई लौटता है, लेकिन यह जो घर नामक जो संस्था है, इसके बुनियाद में जो स्त्री है, इसकी जो ऐतिहासिकता है, इसे कोई दूसरा पुरुष उस अर्थ में नहीं समझ पाएगा, मेरे समझ से। जी तो ये जो घर लौटते हुए जो कविता है, वो महज एक शिक्षक की लिखी कविता नहीं है। यह उस स्त्री की लिखी कविता है, जो उस घर में लौटते हुए बच्चे को उसके संपूर्ण ऐतिहासिकता के साथ महसूस करती है। ठीक है? और तब जाकर स्त्री जानती है कि वह जो घर है, ठीक है, वहां लौटना या घर का होना कितनी बड़ी उपलब्धि है एक स्त्री के लिए। ठीक है? और जब वो बच्चों को देखती है, और कहती भी है कि इस बच्चे घर लौट जा रहे हैं, 4 बजे तक लौट जाते हैं, स्कूल तक बच्चे लौट जाते हैं। फिर जब वो कहती है कि 4 बजे तुम्हारे यहाँ के बच्चे क्या करते हैं, यह जो सवाल है, ठीक है, यह इसी सवाल में वो कविता आई है, जो एक कवित्री के निजी अनुभव का विस्तार करती हैं, और उसे युग से जोड़ती हैं। तो मैं कम से कम आज की जो कविताओं का पाठ हुआ, उसके संदर्भ में ये कहना चाहूंगा कि जो स्त्री कविताएं हैं, जिस पर अमूमन सवाल यह भी लगाया जाता रहा कि वो अपने निजी जीवन के आत्मवृत्त से बाहर नहीं निकल पाती, स्त्रियां स्त्री होने के अपने दायरे को नहीं तोड़ पाती, इस तरह की भी बातें कही जाती हैं। बल्कि मुझे लगता है कि कुछ दिन पहले ही हमारे वरिष्ठ साहित्यकार और वागर्त के संपादक शंभुनाथ जी ने इस पर एक बहस भी छेड़ी थी। बल्कि मैं अ, हिंदी मेला का आयोजन हुआ था कोलकाता में दिसंबर में, 24 दिसंबर में, वहाँ मैं खुद मौजूद था उस सत्र में। उन्होंने मंच से ही ये बात कही थी, बाद में इस पर लिखा भी कि स्त्री कविताओं के वृत्त का विस्तार नहीं है, वो सांप्रदायिकता पर नहीं बात करती, युद्ध पर नहीं बात करती, इस तरह की उन्होंने बातें कही थी। लेकिन ये कविताएं उन मतों को खारिज करती है ना। और चूंकि जब हम इस तरह की कविताओं से गुजरते हैं, तो हमारे सामने वो केवल एक युग का सामान्य परिदृश्य नहीं आता। ठीक है? ये कविता की समझ को हम इस रूप में जांचते हैं कि उस कविता में दर्ज हो रहे चित्र, अर्थ, उसके बिंब, ठीक, वो अपने युग को संबोधित करते हुए मनुष्य की जो ऐतिहासिकता है उसमें जोड़ते कहाँ है ना। तो चाहत की जो कविताएं थी,
ये छोटी छोटी कविताएं थी, ये उस जुड़ाव को हमारे सामने रखती है, चाहे घर के जरिए हो या फिर काबुली वाला के जरिए हो, थोड़ा सा पश्चिम। जब काबुली वाला की बात आती है तो कहीं ना कहीं टैगोर का संदर्भ आ रहा होता है, ठीक है। और इसमें वो कहती है कि दुनिया में बच्चों के हाथ खाली होते जा रहे हैं। तो अगर आप इसको संकीर्ण तरीके से देखें तो कहें कि नहीं, एक स्त्री है, उसकी ममता इसलिए केवल बच्चों को देख रही है और उनके खालीपन को देख रही है, नहीं, ठीक है। यह स्त्री की उस करुणा का विस्तार है जिस करुणा के बिना आदमी बुद्ध नहीं हो सकता, ठीक है? तब ये उस चिंता से आती है कि दुनिया में बच्चों के हाथ खाली होते जा रहे हैं, और ये वाकई बहुत चिंता की बात है, बहुत फिक्र की बात है। जैसे लोरियों पर बात की कि इस दुनिया की लोरियां रिक्त होती जा रही हैं, हम कितने क्रूरतम स्थितियों की तरफ यात्रा कर रहे हैं। यद्यपि हाँ, मुझे ऐसा लग रहा था कि चाहत जब कविताएं पढ़ रही थी तो मुझे लगता है कि थोड़ा उनको पॉज लेना चाहिए था, हाँ, ये क्योंकि एक मैंने कविता के महसूस बाद किया। दूसरी कविता वो पढ़ती चली जा रही थी, क्योंकि कविताएं जो चीजों को व्यक्त कर रही हैं, नहीं, दाद देने के लिए तो जो मौका दीजिए उनका चाहत जी। संवाद हाँ जी, दाद देने के लिए ही नहीं, बल्कि जो पाठक होते हैं उनको ग्रहण असर जो करने के लिए, क्योंकि ग्रहण करने के लिए। हाँ, ये चीजें सीधे हमारी चेतना पर प्रहार करती है ना। बिल्कुल तो बिल्कुल। आज हमें थोड़ा हमें खुद जल्दी में थोड़ा सा चाहत पर चाहत बहुत अच्छा पढ़ती है, एक बार मैं जुड़ चुकी हूँ उनके साथ। बिल्कुल। आज थोड़ी आपने सी बोल वो दिया होगा टाइम में खत्म करना है, तो शायद उसका उन्होंने उसका नहीं प्रेशर हो उसका गया ब्याज होगा। ज्यादा रखा है। नहीं, ये हमारे कार्यक्रम में इतनी फॉर्मेलिटी नहीं रहती है, वो 1 घंटे का आपने इवेंट। जो बोला ना समय में खत्म करना, तो चाहत बिल्कुल का बिल्कुल। ध्यान इस पे था कि समय से पहले खत्म कर दो। ये इस वजह से हाँ, होगा, बट तो और अच्छा थोड़ा पढ़ती सा है, हम लोग जुड़े एक बहुत पढ़ती कार्यक्रम में। अच्छा है, धीर गंभीर स्वर में जी। बिल्कुल स्ट्रीमलाइन तरीके से पढ़ती है। जी अनुज जी। तो हाँ हाँ, अब मैंने मुझे लगता है कि 7 या 8, सॉरी 9 या 10 कविताएं पढ़ी हैं। इसमें 10 कविताओं में घर का संदर्भ आता है। और मैंने, अगर हम घर को एक बिंब की तरह देखें कविता में, और हम गालिब को याद करें थोड़ा समय के लिए, गालिब की कविताओं को देखें, मैंने उनकी कविताओं में जो घर आता है वो देखें। गालिब कहते हैं कि वो आए हमारे घर पे, हमारी इनायत है, कभी हम हाँ, उनको कभी अपने घर घर पे को तो देखते हैं। ये जो उपनिवेशवाद ने 1857 के बाद की जो स्थितियां बनी, या उसके पहले से जो बनी, जिस तरह से हमारी भारतीयता जीवन तबाह कर दी उपनिवेशवादियों ने, उसकी एक वानगी है ये कविता ना, गालिब की। तो ये कविताएं जब घर की तरह आ रही हैं तो महज इसे स्थूल या घर की तरह नहीं देख सकते। ये कविता में आ रही है, बिंब बना रही है, भाषा बनकर आ रही है, उसका एक अभिप्राय है, आशय है। और जब वो और करते, एक कविता है घर की, और जब वो गजा में जो हुए हमलों पर जिक्र करते हुए बात करती है कि जी गजा जी। की गलियों में बसंत का हाथ पकड़ कर लौट रहा है, माने कि इतनी तबाही है, इसके बावजूद ये जो उम्मीद है, ठीक है। अब मुझे लगता है कि ये उम्मीद, अब मैं इसमें जेंडर बैलेंस नहीं कर रहा, लैंगिकता का भेद नहीं करना चाह रहा, लेकिन मुझे लगता है जिजीविषा और उम्मीद जो स्त्रियों में है वो संभवतया, ठीक है, अन्यत्र मुझे उस रूप में नहीं दिखता है या नहीं हो पाता है, इतनी जिजीविषा के साथ वो देखती है। और ये सारे संदर्भों को मैंने, देखिए कि ये जो बात मैंने कही कि जीवन बोध और युग बोध की बात एक पूरे एक ऐतिहासिक समझ के साथ आती है। ये इसमें केवल एक एक क्या कहते हैं उसको, एक कच्ची करुणा जैसी स्थिति नहीं है, इसमें करुणा तो है ही, ठीक है, और इसकी जो वैचारिक दृष्टि है वो बहुत संपन्न है। जैसे कि स्वाद वाली कविता में कहती है कि एक जहाजी बेड़ा लंगर डालता है और किसी स्वाधीन हो जाता है देश का मानचित्र। मतलब किस तरह से जो उपनिवेशवादी प्रवृत्तियां आती हैं और हर चीज को तबाह करती हैं। और इसी का विस्तार इनकी कविता जुमार नदी में दिखती है, चूंकि जहाँ रांची की है और जुमार नदी रांची में है, हम सब उससे परिचित भी हैं। उसमें उसमें ये जो पंक्तियां है ये जुमार नदी वाली कि उस ओर कंक्रीट की फसल अच्छी हो रही है, लेकिन हमारे धान की फसलें सूखती जा रही हैं, ठीक है। ये जो एक जिस चकाचौंध वाले दुनिया में हम जी रहे हैं, इस दुनिया के जो क्लासिफिकेशन है ना, जी विभाजन है, इसको पकड़ पाना, ठीक है, यानी इसको बहुत खूबसूरती के साथ पकड़ा गया है। और सीपियों वाली कविता में जो अरब को लेकर जो मसला है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि अलग से ही
स्त्री कविताओं पर जब हम बात करें तो उन पहलुओं पर विचार करें जिनमें स्त्री कविताएं अपने वृत्त को, अपने दायरे का अतिक्रमण करती है और एक बृहद चिंतन रखती है। और उसी तरह से जब हम आगे जाते हैं, नेहा जी की कविताएं हमने सुनी। नेहा जी ने तो वाकई बहुत विचलित कर देने वाली कविताएं पढ़ी। और चूंकि मैं ये स्त्री कविताओं पर बात कर रहा हूँ, तो पहले मुझे डिस्क्लेमर देना चाहिए था कि स्त्री कविताओं पर एक पुरुष कितनी ही ईमानदारी से बात कर पाएगा। ये तो एक माफीनामा की तरह होगा कि हम पहले पुरुष होने को छोड़ करके हम आपसे बात करें। तो ये जो कविताएं हैं नेहा की, और चूंकि नेहा की कविताओं से पहले से भी मैं परिचित हूँ, और जो कविताएं जो आज पढ़ी और जो कल मुझे मिली थी उसके अतिरिक्त भी मैंने कविताएं पढ़ी, तो इनकी कविताओं में जो बातें दिखाई देती है, तो मुझे लगता है कि ये जो कविताएं हैं जिस तरह से चिन्हित कर रही हैं पुरुष के होने को, और पुरुष के होने के जितने महीन अवयव हैं, जैसे पुरुष निर्मित होता है, जिसमें संस्कृतियां हैं, धर्म है, रिवाज रस्में, सारी चीजें हैं, और अंततः सत्ता है। ठीक है? कितनी सहजता से, सरलता से उन चीजों को बहुत बारीकी से और बहुत ही मार्मिकता के साथ, बहुत ही भेद देने वाली भावना के साथ वो प्रस्तुत कर रही थी। अब मैंने इन कविताओं को पढ़ा भी था, और जब मैंने शुरू में पढ़ा, पहले भी पढ़ा, तो मुझे इसके शिल्प को लेकर थोड़ी समस्या हुई थी। मतलब कि मुझे लग रहा था कि ये कविताएं तो विवरण ज्यादा दे रही हैं, ये सपाट बयानी है, इतने सरल वक्तव्य की तरह कह रही हैं, इतनी अभिधात्मक है, मुझे ऐसा लगा। फिर मैंने सोचा कि हो सकता है एक पुरुष होने के नाते मैं सोच रहा हूँ। मैंने इस पर विचार किया, और जब आज नेहा ने पढ़ी अपनी कविताएं, खुद वाचन किया, तो कहीं ये नहीं लगा कि ये महज अभिधात्मकता है या विवरण है। तो कवि कवि का जो अपना पाठ होता है, ठीक है, वो उसमें काव्यात्मकता रचता है। इसलिए मुझे लगता है कि आलोचकों को इस बात पे कभी हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए। अगर कोई आलोचना कर रहा है तो जो चीजें दर्ज है कागज पर, उसे ही वो उसे उससे ही अपनी धारणा बना ले। जैसे जो कविताएं पढ़ी, बलात्कारियों की सूची या मैं शनिग्रह के निवासी, उसके पहले मैं एक और बात जोड़ना चाहूंगा, जो चाहत की कविताओं के क्रम में ही मैं कह रहा था। नेहा की कविताओं में भी केवल स्त्रियों की बात नहीं है, एक पूरी दुनिया है, पूरा समाज है, पूरी सभ्यता है, पूरी उसकी ऐतिहासिकता है। जैसे एक कविता तो खुद ही पढ़ी, अकाल वाली। ठीक है, अकाल की जब हम बात करेंगे, इस कविता में जो संदर्भ आएंगे वो किसी स्थूल या अमूर्त अकाल की तरह के उदाहरण की तरह नहीं आएंगे। ये हमारे समाज में, हमारे मनुष्यता के इतिहास में घटित हो चुकी घटना है। ठीक है, उसे एक नई सदी की कवित्री लिख रही है, तो वो क्या कर रही है, वो उस पूरे चिंतन में जा रही है, और ये देख रही है कि अगर मान लिया अकाल है, अकाल के पहले की स्थिति है, अकाल और अकाल के बाद की स्थिति है, मैंने कि अकाल के दौरान का समय और अकाल के बाद का समय, कैसे वो हमारी चेतना के निर्माण में भूमिका निभाती है। और जब जो अकाल देखा हुआ व्यक्ति है, वो हर एक चीज सहेजता है, घुन निकालता है, लेकिन जिसने अकाल नहीं देखा है उसे लगता है कि तुम क्या कीड़े खा रहे हो। ये जो चेतना की निर्मित होती है इन कविताओं में, ये बहुत बारीक है, और इसे समझना चाहिए, हम सबको सोचना चाहिए। केवल स्त्री कविताओं की बात ना करूं, सॉरी, स्त्री विषयक बातों पे, नेहा की बहुत सारी नेहा की एक कविता है बंदूक पर, मैं बंदूक के खिलाफ हूँ। वो कहती है, क्योंकि मैं बंदूक के खिलाफ हूँ, इसलिए मुझे बंदूक के खिलाफ कही गई हर बात से प्रेम है। ये इनकी कविता है ना। उसी तरह से एक कविता है नेहा की ही पैसेंजर ट्रेन पर लिखी कविता, और उस पे कहती है कि वो यात्रा कर रही है सुबह सुबह, और एक लड़का है, ठीक है, उससे बहस हो जाती है, और उसे कहता है कि ये वो जो अंधराष्ट्रवाद और देशभक्ति की जो बात हुई है उससे आई है। ठीक है, और उसे वो कितने विचलित हो जाती है कि सांप्रदायिकता की बात हुई है। और उसी तरह से रोटियों पे कविताएं हैं नेहा पे, और ये केवल उन संदर्भों में नहीं जिन संदर्भों में रोटियों के बेलने की ही बात की जाती है। मैंने कि इन दोनों कवित्रों की कविताओं को मैं देखता हूँ, तो उसमें स्त्री होने का आत्म तो है ही, लेकिन उसके साथ उनका पूरा परिवेश भी है। समझती है, देखती है, जानती है, क्योंकि खुद उनसे मुठभेड़ करती है, तो उनका एक
वृत्त विस्तार पाता है और वो उन सभी सहज मसलों से जुड़ता है जो जीवन में रोजमर्रा के चीजों से जुड़ी हुई है। तो एक तो ये बात है जो मैं इन दोनों कवित्रियों के लिए मैं कहना चाहूंगा। और आगे मैं एक और बात कहना चाहूंगा जो इन दोनों की कविताओं से इतर वो है आज की समकालीन स्त्री कविता को हम किस तरह से देखें। अगर मान लीजिए हमारे सामने चाहत है, नेहा ही है, और हम समकालीन हिंदी कविता के चिंतन पर बात करना चाहते हैं तो उसे हम कैसे देखेंगे। मुझे एक बात लगती है कि अमूमन हम ये बात कहते हैं कि स्त्री कविताएं परिवर्तन की बात करने वाली कविताएं हैं, ऐसा हम कहते हैं। निस्संदेह परिवर्तनकामी कविताएं हैं। लेकिन अगर हम अपने समाज की ऐतिहासिकता को देखें, हम खुद नारीवाद के आंदोलन की स्थितियों को ही देखें, तो हम ये पाते हैं कि नारीवाद अपने कई चरणों से गुजर चुका है, ठीक है, और समाज भी कई चरणों से गुजरा है और परिवर्तन कई मामलों में हो चुका है। बावजूद इसके उनमें परिवर्तन की आकांक्षा है। तो परिवर्तन की आकांक्षा क्यों है? वो दरअसल मेरी समझ से वो परिवर्तन की दिशा के लिए है। हम परिवर्तित तो हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन उस परिवर्तन की दिशा क्या है? तो मुझे लगता है कि ये परिवर्तन की मांग से ज्यादा परिवर्तन की दिशा के लिए संघर्ष कर रही कविताएं आज जो हम हिंदी में देख रहे हैं, जो स्त्री कवित्रियां इनको, क्योंकि परिवर्तन की एक यात्रा हुई है। उस यात्रा में नारीवाद के विभिन्न चरण है, अपनी चीजें हैं, लेकिन अब ये क्या है, उस परिवर्तन की दिशा पर बात करना चाहती हैं। जैसे अब ये परिवर्तन की दिशा के लिए, क्योंकि जब हम दिशा जानते हैं तो दिशा का ज्ञान होना जरूरी है। बिना दिशा के ज्ञान के हम यात्रा नहीं कर सकते। क्योंकि जो स्त्रियां हैं, जैसे चाहत और निरुका की ही हम बात करें, यहाँ की, इन्होंने एक शिक्षा ली है, आधुनिक शिक्षा ली है, ठीक है, और शिक्षा के जरिए उनकी वैज्ञानिकता है, उनकी तार्किकता है, और वो सारी चीजों की संगतता और कार्य कारण संबंधों को बहुत अच्छे से समझ सकती हैं। तो मुझे लगता है कि जो ये जो कविताएं हैं, ये परिवेशगत अनुभव और वैज्ञानिकता के द्वंद्व से निर्मित हुई कविताएं हैं। और वो जो परिवेशगत अनुभव है, जो क्या है, वो इस पुराने सामाजिक मानकों पर आधारित है। वहां धर्म है, ठीक है, मान्यताएं हैं, रिवाज है, रस्म, ये सारी चीजें हैं। लेकिन जो वैज्ञानिकता है, और यह वैज्ञानिकता हमारे समाज में संविधान के साथ ही आई है, ठीक है। हम इन्हें क्या संविधान सम्मत देश में परिवर्तन की बात कर रहे हैं, इसका मतलब कि हम परिवर्तन की दिशा पर बहस करना चाह रहे हैं। जैसे नेहा की जो कविता अभी जो पढ़ी उन्होंने, कि मैं, ऐसा लगता है कि मैं शनि ग्रह की मूल निवासी, छुट्टियों पर ये बात कर रही है। अब छुट्टियों पर बात वही स्त्री करेगी, वही लड़की करेगी जो या तो स्कूल जाती है, या नौकरी करती है, या घर के बाहर वो वर्किंग वुमेन है, ठीक है, और उसकी भी जो छुट्टियां हैं, ठीक है। अब ये देखिए कि इन कविताओं को देखते हैं तो हम इनके कितने द्वंद्व को उभारती हैं, कितने विरोधाभासों को व्यक्त करती है ना, कि अमूमन छुट्टियों में हम क्या करते हैं, हमें अच्छा लगता है कि हमें खुशी मिल रही है, हम ये करेंगे वो करेंगे, सारी चीजें। लेकिन ये जो खुशी छुट्टियां हैं, वो उस स्त्री के लिए एक बोझ की तरह बन रही है, बेड़ियों की तरह बन रही है। और और त्योहार इस, वाली हाँ, इस चीज को पकड़ पा रही है और समझ पा रही है। इसी तरह से और एक विष कन्याएं कविता है, इसी पर मैं अपनी बातें केंद्रित करूंगा, नेहा की विष कन्याएं। और वो कहती भी है कि इस आधुनिक शिक्षा ने पाल पोस कर हमें मारने के लिए तैयार किया है। तो इसीलिए मैंने ये बात कही कि जो परिवेशगत अनुभव है और वैज्ञानिकता है, इसके द्वंद्व से स्त्री कविता बन रही है, और वो हर एक चीज का परीक्षण करना चाह रही है। ये परीक्षण से उपजी कविता है। यानी अगर आप कला के नजरिए से देखें, शिल्प के नजरिए से देखें, जैसे मुझे खुद महसूस हुआ, मैंने इस पर सुधार किया कि विवरण की तरह दिख रही है, सपाट लिख रही नहीं, परीक्षण कर रही है। और जब हम परीक्षण की प्रक्रिया में जाएंगे तो हमें विवरण में जाना ही पड़ेगा, और उस द्वंद से हम उस सत्य को उद्घाटित कर पाएंगे। विषकन्या की जो कविताएं हैं नेहा की, और क्या रोचक बात है कि केवल नेहा की यहाँ विषकन्या की कविता नहीं है। स्त्रियों को, लड़कियों को समाज में इस तरह से चित्रित किया जाता है, वैसी कविताएं समकालीन
स्त्री कविताओं की यहाँ खूब हैं। जैसे मैं कुछ उदाहरण दूंगा, जैसे रूपा मिश्र की कविता है फंसी हुई लड़कियां। अब मतलब कि देखिए कि कविताएं कैसे पकड़ पा रही है ना, फंसी हुई लड़कियां कैसे मोहल्लों में, गांव में, कस्बों में, समाज के, ये देखिए वो लड़की तो फंसी हुई है। अगर कोई बोलती है, बाहर निकलती है, काम करती है, नहीं तो किसी के साथ फंसी हुई है। तो ये जो मुहावरा है, जिसके जरिए अंततः एक नियंत्रण है, ठीक है, उस पर एक जो पकड़ है, इसकी समझ है। उसी तरह से रश्मि भारद्वाज की कविता है। रश्मि भारद्वाज की कविता का शीर्षक ही है चरित्रहीन। यानी जिस चरित्र से, जिस मर्यादा से स्त्री को निर्मित गढ़ा किया दिया गया, उन चीजों पर ये बात कर रही है ना। जैसे वो कहती है रश्मि भारद्वाज कि बड़ी बेहया होती हैं वे औरतें जो लिखी गई भूमिकाओं में बड़े शातिराना तरीके से कर देती हैं तब्दीली। ठीक है, तो वो लिखी गई, पहले जो लिखी गई भूमि, इंटरनेट का इंटरप्शन। नीलम की कविताएं देखें, नीलम कविता, उनकी तो कविता का शीर्षक ही है सबसे बुरी लड़कियां। ठीक है, उसी तरह से हम ज्योति चावला की कविताएं देखें, झूठ बोलती लड़कियां। हम इन सारी कवियों के शीर्षक को एक जगह रखें और ये सोचें कि अलग अलग भूगोल में बैठी ये जो लड़कियां हैं, इनकी कविताओं का बिंब, इनकी भाषा, इनके मुहावरे अगर ऐसे बन रहे हैं, तो वैसे कौन सी सामाजिक स्थितियां हैं जो उनके अवचेतन को एक तरीके से ढाल रही है, ठीक है, और वो उन चीजों से जूझ रही है, टकरा रही है, ठीक है। और ये जैसे जो ज्योति चावला भी कहती हैं झूठ बोलती लड़कियों पे कि अच्छा लगता है उनका झूठ बोलना, कुछ पल चुरा लेना उन दायरों से, इन चुने हुए कुछ पलों में वे फड़फड़ा आती हैं अपने पंखों को, फिर वे लौट आती हैं अपने पहले से तय दायरों में। या जो तय किया गया दायरा है, पहले से जो लिखी गई भूमिकाएं हैं, पहले से बनाया गया जो ढांचा है, ठीक है, इन चीजों पर वो प्रहार कर रही होती है। अगर हम इन इन सारी चिंताओं को, जिससे कविताओं से उभर कर आ रही है पितृसत्तात्मक समाज के विरुद्ध, अगर हम उसके सैद्धांतिक पक्षों को हम देखें, तो जैसे कि वो चिमामंदा जो नगोची एडिची है, जो कहती है, जिन्होंने किताब लिखी कि हम सबको फेमिनिस्ट होना चाहिए, वो कहती है कि जो स्त्री लेखनी क्या करती है, वो भीड़ का जो सामूहिक नजरिया है, उस भीड़ के सामूहिक नजरिए से बिल्कुल अलग वो देखती है चीजों को। और ये जो भीड़ का सामूहिक नजरिया है, जिसे हम भीड़ चाल कहते हैं, या पितृसत्ता का एक अनिवार्य लक्षण है, ठीक है, वो सामूहिक भीड़ के सामूहिक नजरिए के विरुद्ध अपनी प्रतिक्रियाएं देती हैं, और उस सामूहिक बर्ताव की जो अपेक्षा होती है, इसमें नैतिकता, आदर्श की चीजें, उन चीजों का वो बहुत स्पष्ट प्रतिपक्ष रखती हैं। और ऐसा करती हुई ये जो स्त्री कविताएं हैं, जिन्हें जो विश्व न्याय की तरह हैं, जो गुनाहगार हैं, इसे कविता कादम्बरी की कविता का शीर्षक ही है हम बेशरम और गुनाहगार औरतें, ठीक है। तो मुझे लगता है कि जो आज की जो स्त्री कविताएं हैं, जो खास तौर से चाहत है, नेहा है, या ज्योति चावला है, या फिर रश्मि भारद्वाज है, या अनीता भारती है, हम इनको देखें। यानी कि अनामिका, कात्यायनी, सविता सिंह को अगर हम छोड़ें, चूंकि इन पर हम लोग बात काफी करते हैं, और स्थापित लेखिकाएं, कवित्रियां हैं, और उन्होंने बहुत सारे मानकों को स्थापित किया है, हम उसे थोड़ा आगे बढ़ता हुआ देखें स्त्री कविताओं को कि कहाँ बढ़ रही, कहाँ जा रही है, तो इनको हम देखते हैं, तो इनका पूरा समाजशास्त्र बनता है। और ये एक बृहद चिंतन प्रस्तुत कर रही हैं, और स्त्री चिंतन का जो दायरा है उसे भी विस्तार दे रही हैं। अनीता भारती की कविताओं को हम देखें तो उन्होंने सांप्रदायिक दंगों पर खूब कविताएं लिखी हैं। मुजफ्फरपुर में जो मुजफ्फरनगर में जो दंगे हुए थे, रुखसाना शीर्षक की 10 श्रृंखला की कविताएं हैं, और कितनी महीन तरीके से। और तो मैं ये जरूर जोड़कर अपनी बात खत्म करूंगा, जैसे अनीता भारती रुखसाना लिखती है कविता, उसी तरह से नेहा नरूका की यहाँ कविता है एलिना कुरैशी,
चाहत ने कविता लिखी है, जहां तक मुझे ध्यान में आ रहे हैं, कोहिस्तान की औरतें, कुछ इसी तरह के। और हम देखें इन कविताओं में जो स्त्री कवित्रियां सांप्रदायिकता के मसले को देख रही हैं, तो सांप्रदायिकता के मसले को देखते हुए वो उन सारे तत्वों को चिन्हित कर रही हैं जो एक गठजोड़ बनाती है। उसमें पितृसत्ता भी है, उसमें धर्म भी है, अर्थ भी है, और उसमें राज्य भी है, स्टेट की भूमिका है। अनीता भारती की कविता है जो मनोरमा को लेकर लिखी कविता है, या फिर मलाला को लेकर, उन कविताओं को हम देखें कि अगर भारत में मनोरमा देवी है जिनका रेप हुआ, वो भी इंडियन स्टेट के सैनिकों के द्वारा, और हम देखें मलाला की हम बात करें, पाकिस्तान जिस पर हमला हुआ, तो हम ये देखते हैं कि वो किस तरह से उसमें राज्य की भूमिकाएं जुड़ी हुई है। तो ये कविताएं, ये हम नहीं कह सकते कि अपने अपने वृत्त बनाकर चल रही कविताएं, ये कविताएं अपने चिंतन में, अपने जीवन बोध से तो जुड़ी ही हुई है, उस युगबोध को भी संबोधित करती हैं, और उन सभी प्रसंगों को संबोधित करने का अभ्यास कर रही, निरंतर अभ्यास कर रही हैं। और मुझे लगता है कि जो स्त्री कविताएं, स्त्री चिंतन है, वह इस तरह से अपना विस्तार पा रही है। उसके कुछ बानगी हम लोगों ने यहाँ देखे। मैं अपनी बात इन पंक्तियों से समाप्त करूंगा जो किशोर नाहिद की है कि हम गुनाहगार औरतें हैं, और मुझे लगता है कि ये पंक्तियां बहुत ही उचित होंगी आज की बातचीत में अपने वक्तव्य को समाप्त करने के लिए। वो कहती हैं कि ये हम गुनाहगार औरतें हैं कि अब ताकुब में रात भी आए तो ये आंखें नहीं बुझेंगी, कि अब जो दीवार गिर चुकी है उसे उठाने की जिद ना करना। ये हम गुनाहगार औरतें हैं जो अहले जुबा की तमकनत से ना रौब खाएं, ना जान बेचें, ना सर झुकाएं, ना हाथ जोड़ें। यदि जर्मन ग्रेयर ने जो बात कही थी बधिया स्त्री को लेकर, किस तरह से स्त्री का बधियाकरण किया जाता है, और पूरी सभ्यता की ऐतिहासिक यात्रा में वो बधियाकरण किया गया है, उन सब के विरुद्ध एक ठोस वैचारिक पहल भी है, और एकजुटता भी है, और वो समूह भी है। मुझे लगता है स्त्री कविताएं इस चीजों को पूरे जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ाएंगी और एक दूसरे से जुड़ाव करेंगी, जैसे कि ये कविता मुंबई है, एक दूसरे को जोड़ने के लिए ही बनी हुई है। बहुत शुक्रिया प्रशांत सर और कविता मुंबई का, धन्यवाद आप सब। थैंक यू सर। तो बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से डॉक्टर अनुज लुगुन ने जो है मूल्यांकन किया दोनों कवियों का, और साथ में वैल्यू एडिशन ये किया कि समकालीन जो स्त्री कविता का जो परिदृश्य है उसका उन्होंने विश्लेषण और संश्लेषण एक व्यापक संदर्भ में रखकर उन्होंने इन दोनों कवियत्रियों की कविताओं को देखा है, और जो चर्चा उन्होंने की है उसके भी संदर्भ बहुत व्यापक हैं। तो कभी कभी जब आप जैसे एक्सपर्ट आते हैं तो ये जो कार्यक्रम जो है एक अलग ऊंचाई ग्रहण करता है। सर एक्सपर्ट नहीं सर, हम लोग अब अध्येता ही है अभी। हाँ जी, अभी तो एक सीख ही रहे हैं जी। तो बहुत बहुत आभार आदरणीय अनुज लुगुन जी। और आज की जो कवियत्रियां थी आदरणीय चाहत अनवी और आदरणीय नेहा नरुका जी, आप दोनों का भी बहुत बहुत आभार। बहुत शानदार आज का ये कार्यक्रम रहा, और नीलेश और वेदांत, ये दो श्रोता यंग जो लिसनर्स आज यहाँ मौजूद थे, आप दोनों का भी बहुत बहुत आभार। और इस तरह से मैं प्रशांत जैन, शुरू में मैंने अपना नाम नहीं बताया था, ये ज़रूरी इसलिए होता है क्योंकि प्रोग्राम जो है यूट्यूब पर अपलोड होता है, तो जो भी उनको प्रोग्राम को देखेंगे उनको पता तो चले। तो आप सबका पुनः आभार।